हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमटम क्लासेज। दोस्तों आज देखते हैं यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 41। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है आप सभी के सामने, अच्छे से करने की कोशिश करना। जीएस के सभी क्वेश्चन हैं इसमें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहना। देखो इसमें पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। पर्यावरण पर देखना है, शहरीकरण बढ़ने का नकारात्मक प्रभाव कौन सा नहीं है पर्यावरण पर। क्या वनों की कटाई से नकारात्मक प्रभाव होता है, प्रदूषण, अपशिष्ट का पुनरावर्तन या जैव विविधता के नुकसान से। बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण के अनुकूल है, अनुकूल नहीं है। यानी चारों में से ये बताना है कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है, नकारात्मक प्रभाव नहीं करता है। देखो वनों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान ही होता है, जैव विविधता की हानि होती है पर्यावरण को। यानी शहरीकरण करोगे तो उससे वनों की कटाई होगी और नकारात्मक प्रभाव होगा, ये तो होगा। प्रदूषण है, प्रदूषण से भी होगा। देखो शहरीकरण होगा तो प्रदूषण यानी अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी, तो ये भी होगा और इससे पर्यावरण प्रदूषण होगा। तीसरा है इसमें अपशिष्ट का पुनरावर्तन। देखो अपशिष्ट का पुनरावर्तन करोगे यानी अपशिष्ट को दोबारा से प्रयोग में लोगे तो उससे तो पर्यावरण प्रदूषण को में कमी होगी, ये तो लाभदायक होगा पर्यावरण के लिए। तो देखो यही सही जवाब हो जाएगा इसका, यानी अपशिष्ट के पुनरावर्तन से पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चौथा है इसमें जैव विविधता को नुकसान। तो देखो शहरीकरण से जैव विविधता को भी नुकसान होता है, क्योंकि वनों की कटाई होती है, अपशिष्ट जो है प्रदूषण बढ़ता है, तो समझ सकते हो जैव विविधता को काफ़ी अधिक नुकसान होता है। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से समझना कि 9 अप्रैल 2018 को इंदौर में 8वीं जो क्षेत्रीय एशिया पैसिफिक 3R की जो फोरम की बैठक हुई थी, उसी बैठक के दौरान जो मिशन शून्य कचरे के लिए विजन था उस पर केंद्रित 3R जो इंदौर घोषणा है उसको अपनाया गया था। देखो 3R के बारे में बताऊँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। 3R का मतलब था 3R, जैसे इसमें यानी समझ सकते हो 3R, तो इन तीनों आरों का अलग अलग मतलब रहा उसमें, कि जैसे एक रहा रिड्यूज, एक रीयूज और रिसाइकल। देखो रिड्यूज मतलब न्यूनीकरण, इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पदार्थ के प्रयोग के बारे में बात कही गई है, कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए, फालतू का नहीं। और दूसरा है इसमें पुनरुपयोग यानी रीयूज, उसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि वस्तुओं को उसमें फेंकने के स्थान पर उसको दोबारा से प्रयोग में लिया जाना चाहिए, ये कहा गया उसमें। तीसरा है इसमें पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल। देखो पुनर्चक्रण काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुनर्चक्रण प्रक्रिया में देखोगे आप तो पदार्थों को नए उत्पाद में बदलने की, जैसे पुराना कोई उत्पाद है जो यूजलेस हो जाए तो उसको फिर आगे दोबारा से नए पदार्थ में बना करके प्रयोग में लेने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कांच, एल्युमिनियम, कागज, प्लास्टिक जो उत्पाद होते हैं वो पुनर्चक्रण किया जाता है उन सभी का। देखो गांव में मांगते डोलते हैं, जैसे कबाड़े वाले जो होते हैं, तो समझ सकते हो वो पर्यावरण के हितैषी माने जा सकते हैं। तो पर्यावरण यानी पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं वो। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन रहा है ये। अपशिष्ट का पुनरावर्तन से पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण क्षरण का बचाव किसके द्वारा किया जा सकता है। पर्यावरण क्षरण का बचाव इन चारों में से देखना है। गैर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, जैव अनिम्नीय सामग्री का संरक्षण, संसाधनों की बर्बादी व अतिप्रयोग को रोकना, या उपयुक्त सभी। बताइए पर्यावरण क्षरण का बचाव किसके द्वारा किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें पहला है गैर नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करके नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। तो देखो ये तो कोई भी महत्व नहीं है इसका, तो समझ सकते हो, यानी नवीकरणीय संसाधनों पर अधिक ध्यान देना चाहिए अगर पर्यावरण का क्षरण को बचाव करना है तो। दूसरा है इसमें जैव अनिम्नीकरणीय सामग्री का संरक्षण, जैव अनिम्नीकरणीय सामग्री का संरक्षण। देखो ये भी नहीं है इसमें। संसाधनों की बर्बादी व अति प्रयोग को रोकना, तो देखो ये महत्वपूर्ण है। संसाधनों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और उनका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, यानी सभी का आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो इसमें सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ये, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वगैरह जो होते हैं, ये 1-2 क्वेश्चन निश्चित आते हैं एग्जाम में। देखो एक साइड में वन्यजीव अभ्यारण्य लिखे हुए हैं और एक साइड में राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। देखो महानंदा
महानंदा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है उस क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, दार्जिलिंग में। तो देखो एक का तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, एक का कर दो 3। लखरी घाटी, लखरी घाटी भी वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी काफ़ी फेमस है और ये उड़ीसा के गंजाम जिले में पड़ता है, ठीक है। तो इसे आप उड़ीसा कर देना, इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा इसमें पंचमढ़ी, देखो पंचमढ़ी पड़ता है ये मध्य प्रदेश में, इसका आप 1 कर दो। पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है पंचमढ़ी, सतपुड़ा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पड़ता है। और देखो 2009 में इसको पंचमढ़ी को ये और याद रख लेना, 2009 में इसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा। चौथा देखो इसमें चंद्रप्रभा, ये चंदौली में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। 2023 एग्जाम जो हुआ था PCS का उसमें ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो देख लो इसका हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? 25 जुलाई, 24 जुलाई, 29 जुलाई या 18 जुलाई बाघ दिवस? देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, याद रखना। देखो इसको मनाने का उद्देश्य क्या है बाघ दिवस को मनाने का? देखो दुनिया में देखोगे आप तो बाघों के जो निवास स्थान है उनका संरक्षण करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा इनका विस्तार, फिर इनके अलावा और भी इनकी जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना भी काफ़ी फेमस उद्देश्य है इसका। देखो विश्व वन्यजीव कोष है, उसके अनुसार देखोगे विश्व वन्यजीव कोष यानी लिख देता हूँ WWF, अगर उसके अनुसार देखोगे तो पिछले जो 100 वर्षों में देखा जाए तो जो बाघों की संख्या है विश्व में तकरीबन 97% बाघों की संख्या में कमी आई है, याद रखना। और देखो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2010 से, ये भी याद कर लेना कब से मनाया जा रहा है बाघ दिवस अंतर्राष्ट्रीय। तो ये 2010 से मनाया जा रहा है और ये WWF इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। देखो 2022 में जो बाघ जनगणना रिपोर्ट आई थी 2022 में, उसके अनुसार देखोगे तो देश में कुल बाघों की संख्या हो चुकी है 3682 हो चुकी है। और दुनिया के अगर देखो तो तकरीबन भारत में ही पाए जाते हैं, तकरीबन 78% के करीब पाए जाते हैं। 78% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। जुलाई 2023 में अरब देशों में निम्नलिखित में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बना है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? ओमान, सऊदी अरब, UAE या कुवैत? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा UAE, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। UAE बनाए मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला देश, याद रखना। इसे आप देखोगे तो वित्तीय अपराधों से लड़ने और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो पर्यवेक्षक है उसका दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्न में से किस देश में नवंबर 2030 में दक्षिणपंथी मुक्तिवादी जेवियर माइली को नया राष्ट्रपति चुना गया है? यानी जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने? इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस, मलेशिया? तो देखो ये बने अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना में बने ये मुक्तिवादी जेवियर माइली जो है नए राष्ट्रपति बने, ठीक है, याद रखना। दक्षिणपंथी मुक्तिवादी जेवियर माइली को नया राष्ट्रपति बनाया गया है अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, याद रखना। एक सेकंड, देखो बात करें अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, याद रखना। और देखो शीतोष्ण मरुस्थल है ये इस जगह पर, जिसका नाम है पेटागोनिया मरुस्थल, अर्जेंटीना में ही पड़ता है पेटागोनिया मरुस्थल। और देखो अर्जेंटीना में ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, वो भी यहीं पर पड़ती है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे निचला स्थान है जिसको बाल्देस प्रायद्वीप कहते हैं, वो भी यहीं पर स्थित है, याद रखना। तो काफ़ी फेमस जगह है ये, ब्यूनस आयर्स से यहाँ की राजधानी है। आगे देख लो। और लियोनेल मेसी भी अर्जेंटीना के हैं। देखो ये कथन और कथन देखने हैं, इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। पहला कथन देखो, जुलाई 2023 में क्यू डांग्यू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी UNFAO के महानिदेशक चुने गए।
दूसरा है क्यू डांग्यू चीन के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। देखो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। देखो जुलाई 2023 में क्यू डांग्यू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक बने और क्यू डांग्यू चीन के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये समझ सकते हो दोनों ही सही हो जाते हैं। देखो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में बात करें, इसकी जो स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 16 अक्टूबर 1945 को याद रख लेना। और इसका मुख्यालय जो है इटली रोम में पड़ता है, रोम में पड़ता है इसका मुख्यालय। ठीक है, इसका मुख्यालय रोम में पड़ता है और इसी वजह से 16 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाते हैं, ये एक और दो दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 8, जुलाई 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता यानी CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? बताइए। यूनाइटेड किंगडम, रूस, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका? अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा देश है जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? CPTPP। इसको TPP 11 के नाम से भी जाना जाता है, ये और याद रख लेना, लिख देता हूँ। TPP 11 भी कहा जाता है इसी को, इसी समझौते को। ठीक है, तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी UK ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। और देखो ये जो समझौता है 2018 में शुरू किया गया था और यह एक मुक्त व्यापार समझौता है, मुक्त व्यापार समझौता। और इसका उद्देश्य भी बता दूं, याद रख लेना। देखो इसमें जो सदस्य देश हैं उनके बीच व्यापार किए जाने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर टैरिफ को समाप्त करता है, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका। यानी इसके जो सदस्य देशों के बीच जो व्यापार होता है, जिन वस्तुओं का व्यापार होता है उन पर जो टैरिफ है उसको समाप्त करता है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण यानी IFSCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखो IFSCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजा रामन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, राजा रामन को। निम्नलिखित में से किस कंपनी को ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा 21वां ग्रीन टेक सुरक्षा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस कंपनी को ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा 21वां ग्रीन टेक सुरक्षा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? देखो RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम को। तो ऑप्शन A ही इसका सही जवाब है। इस कंपनी को ग्रीन टेक फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है 21वां ग्रीन टेक सुरक्षा पुरस्कार 2023 में। आगे देखो, अब इसमें कथन और कारण देख लो। एक साइड पहला कथन है इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। कारण है इसमें वह अपने राज्य के नागरिकों को कम आमदनी में अधिक सुविधा देना चाहता था। बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? देखो पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, पहला तो बिल्कुल 100% सही है। और कारण है इसमें वह अपने राज्य के नागरिकों को कम आमदनी में अधिक सुविधाएं देना चाहता था। तो देखो ये दूसरा गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। देखो इसके बारे में समझो कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, बिल्कुल की थी। और देखो इसको लागू करने के पीछे उसका जो मुख्य उद्देश्य था, उसने अपने राज्य में बड़ी सेना रखना था, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। यानी अपने राज्य में बड़ी सेना को रखने का जो, यानी इसका जो मुख्य रीजन था इसके पीछे, इसका मुख्य उद्देश्य अपने राज्य में बड़ी सेना रखना था। वो अपने राज्य के नागरिकों को कम आमदनी में अधिक सुविधाएं देना चाहता था। ये बिल्कुल ही गलत है, याद रखना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य कहीं भी अपनी जनता को कम पैसों में ज़्यादा सुविधाएं देना नहीं था। देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो, ये खिलजी वंश का फेमस शासक था। देखो जैसे दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश, खिलजी वंश,
तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन 5 वंशों ने शासन किया। उसमें से महत्वपूर्ण है खिलजी वंश। देखो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, जिसका वास्तविक नाम था मलिक फिरोज। ठीक है, उसका राज्याभिषेक जो किया गया था वो किलोखरी नामक स्थान पर किया गया था। किलोखरी के किले में, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। देखो किलोखरी का जो किला था उसका निर्माण कराया गया था कैकुबाद के द्वारा, जो गुलाम वंश का शासक हुआ। कैकुबाद 1287 से 1290 तक जिसने शासन किया था। लेकिन याद रखना, गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद नहीं है, कैमुर्स है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुर्स। ठीक है, उस किले का निर्माण किया था, किलोखरी के किले का निर्माण कैकुबाद ने। ठीक है, और देखो इसके बारे में समझो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। यह पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के लिए काफ़ी उदार था। इसके शासनकाल में मुसलमानों का आक्रमण महाराष्ट्र के देवगिरी पर हुआ था, जो जहाँ पर शासक था रामचंद्र देव, जो यादव वंश का था। इसी ने किया था पहला मुसलमानों का आक्रमण देवगिरी पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था, रामचंद्र देव पर, याद रखना। और देखो इस युद्ध के बाद ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और रामचंद्र के बीच संधि हो गई थी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का नाम, अलाउद्दीन खिलजी का नाम था, वास्तविक नाम था अली गुरसास्प। क्या नाम था इसका? अली गुरसास्प नाम था। ठीक है, देखो इसने बिना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बताए अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर देवगिरी पर आक्रमण कर दिया था, और रामचंद्र देव को पराजित करने के बाद फिर वहाँ से काफ़ी कुछ लूटा था, और वहाँ की जो राजकुमारी थी उसको भी अगवा करके ये कौशाम्बी वापस लौट आया था। ठीक है, इसको प्रयागराज के पास कौशाम्बी है, उसका इख्तियार बनाया था जलालुद्दीन ने। ठीक है, ये काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, लेकिन इसकी जो नज़र थी वो सिंहासन पर रहा करती थी। इसी देखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में ही मंगोलों का तीसरा आक्रमण भी हुआ था। ये भी पूछ लेना, अच्छे से समझ लेना कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में ही मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ था। देखो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बताऊं, इस इतिहासकार इसके बारे कहते हैं कि जो इसकी शुरुआत हुई थी वो तो धोखे से हुई थी, इसका विकास जो हुआ वो परोपकारिता से हुआ था, और इसका जो अंत हुआ वो आतंक से हुआ था। ठीक है, इसने जो अपना राज्याभिषेक कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन के द्वारा जो लाल महल बनवाया गया था दिल्ली में, उसमें कराया गया था। ठीक है, और देखो जोधपुर अभिलेख है एक, उसमें ये जानकारी मिलती है, ये जो मैंने बताया इतिहासकारों ने जो कहा था। ठीक है, और देवताओं से नहीं, वो जानकारी नहीं, शायद ये जानकारी मिलती है उसमें जोधपुर अभिलेख में कि इसकी तुलना देवताओं से की गई है। ठीक है, स्थायी सेना रखने वाला भी ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में। इसके अलावा सेना में नकद वेतन देने वाला भी पहला सुल्तान था ये अलाउद्दीन खिलजी। देखो अमीर खुसरो भी इसी के टाइम में कवि और दरबारी कवि भी थे इसके। देखो खुसरो के बारे में बता ही दिया है मैंने, हर बार बता देता हूँ। एटा खासगंज में इनका जन्म हुआ था, यूपी में। मृत्यु हुई थी अमीर खुसरो की दिल्ली में। देखो अमीर खुसरो के द्वारा ही सितार और जो तबला नामक जो वाद्य यंत्र हैं उनका आविष्कार किया गया था। खड़ी बोली कव्वाली की भी शुरुआत अमीर खुसरो के द्वारा ही की गई थी। अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा था। और देखो अमीर खुसरो के बारे में बात करें, इनके गुरु जो हुए हैं, सूफी संत हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, याद रखना, इन्होंने ऐसा कहा जाता है अमीर खुसरो के बारे में कि कविताएं लिखना तो इन्होंने बलबन के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये दरबारी कवि बने थे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, देखो अलाउद्दीन खिलजी की जो मंत्री परिषद थी उसमें 4 मंत्री हुआ करते थे, उनको पढ़ लेना आप, जैसे दीवाने रसालत, दीवाने आरिज, दीवाने इंसा, और एक और है उसका नाम है, उसको आप देखना, दीवाने वजारत। ठीक है, ये सभी मंत्री हुआ करते थे। काफ़ी कुछ है इसके बारे में। देखो इसके आक्रमण और बता दूं आपको मैं, जो इसने अभियान किए थे। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में गुजरात अभियान किया था रायकरण बघेला के खिलाफ, और इसमें इसने भेजा था उलूग खान और नुसरत खान को। ठीक है, जैसलमेर पर भी इसी में आक्रमण किया था। देखो नुसरत खान गुजरात अभियान के जो खम्मात बंदरगाह है वहाँ से एक गुलाम खरीद करके लाया था। वो किन्नर था और काफ़ी बेहद होशियार और चालाक था, बहादुर भी था। 1000 दिनार में ख़रीदा था, इसी वजह से उसको 1000 दिनारी कहा जाता है। आगे फिर वो सेनापति बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसको दक्षिण अभियान पर भी भेजा। देखो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान किया था। इसमें इसने उलूग खां और नुसरत खां दोनों को भेजा था, लेकिन इसमें नुसरत खान मारा गया था उसमें रणथंभौर अभियान में, जो 1301 में हुआ था।
फिर इसके बाद इसने चित्तौड़ अभियान किया था, ये काफ़ी फेमस है, 1303 में किया था चित्तौड़ अभियान 1303 में। इसमें ये खुद गया था और मलिक काफूर को लेकर भी गया था इसमें। देखो इसके बारे में जानकारी मिलती है, एक पद्मावत उपन्यास है जिसकी रचना की गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो पद्मावत उपन्यास है उसकी रचना की गई थी 1540 में। तो देख सकते हो 1540 में किसका शासन था एडी में? शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी के टाइम में की गई थी। क्यों किया था ये चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने? क्योंकि वहाँ का राजा था रावल रतन सिंह, उसकी पत्नी थी महारानी पद्मावती, उसको हासिल करने के लिए क्या किया था? देखो ऐसा कहा जाता है पद्मावती के बारे में कि काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी सुशील, सुंदर, बहुत ही सुंदर थी। ऐसा कहा जाए कि जब वो पानी भी पीती थी तो गले से होकर के पीते टाइम पानी भी दिख जाता था। ये कहा जाता है, कल्पना है, समझ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सच हो, ठीक है। और इसी अभियान में पद्मावती को हासिल करने के लिए किया था, हरा भी दिया था, लेकिन पद्मावती ने, याद रखना, इसके साथ जाना स्वीकार नहीं किया था। अपनी दासियों यानी सभी स्त्रियों के साथ सामूहिक रूप से जौहर कर लिया था। देखो जौहर किसे कहते हैं? यानी जो रानी, महारानी, जो दासियां सभी होती थी वो सामूहिक रूप से आग में कूद करके आत्मदाह कर देती थी, उसी को जौहर कहा जाता है, जब वहाँ का राजा हार जाता था तो, ठीक है। फिर इसके बाद एक और अभियान किया गया था 1505 में, मालवा का अभियान, वो भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। देवगिरी का भी अभियान किया था इसने, 1296 में किया था। फिर इसके बाद 1307 में देवगिरी का दूसरा आक्रमण भी किया था इसने। एक और किया था देवगिरी का आक्रमण 1313 में। और ठीक है, तो पढ़ लेना अलाउद्दीन खिलजी को, और भी पढ़ने को बहुत कुछ है, ठीक देख सकते हो इसमें। तो इसमें ए सही है लेकिन दूसरा इसमें गलत है, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर के पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर के पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? कालीकट, बहमनी राज्य, पांड्यों, पुर्तगालों से। तो देखो ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, शायद सभी को पता हो। देखो विजयनगर के बारे में बात करें तो इसका जो अपनी स्थापना से लेकर पतन तक जो संघर्ष चलता रहा था वो बहमनी राज्य से चलता रहा था, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई थे, 1336 में की गई थी, और वो संगम वंश के दो भाई थे, याद रखना, हरिहर और बुक्का, उन दोनों ने की थी 1336 में। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था, क्रम से बता देता हूँ, आप सभी को याद कर लेना कि सबसे पहले संगम वंश हुआ, उसके बाद सालू वंश हुआ, उसके बाद तुलुप वंश हुआ, और सबसे एंड में अरबिहू वंश हुआ था। और देखो इसके देखोगे आप तो तकरीबन 310 वर्षों तक राज्य किया था इसमें, ठीक है। आगे देखो, गुम्बद निर्माण का पिता निम्न में से किस सुल्तान को कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। देखो गुलाम वंश के वास्तविक सुल्तान हुए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुम्बद निर्माण का पिता किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। याद रखना 1211 से लेकर के 1236 तक इसने शासन किया था। ये एक इलवारी तुर्क था, इसी वजह से गुलाम वंश को इलवारी वंश भी कहा जाता है। देखो इसने अपने टाइम में तांबे के जीतल चलाए थे और चांदी का टंका, ये सिक्के इसी के द्वारा चलाए गए थे, यानी तांबे का तो जीतल चलाया इसने और चांदी का टंका चलाया था इसने। रजिया सुल्तान जो हुई इसी की बेटी थी इल्तुतमिश की, याद रखना। भक्ति काल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? असत्य है। पहला, इसमें भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया, क्या यह सत्य है? देखो भक्ति आंदोलन का आरंभ जो था अलवार संतों के द्वारा ही किया गया, पहला तो सही है। कामरूप के प्रसिद्ध संत शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं, तो देखो ये दूसरा भी सही है। एक सेकंड, देखो तीसरा है, इसमें विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था, बिल्कुल सही है। देखो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, रामानुजाचार्य यानी राम, तो राम भगवान के गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे, ठीक है। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किसका किया? विशिष्ट द्वैतवाद का। तीसरा, इसमें पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था क्या? देखो पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था, इसमें दिया हुआ है माधवाचार्य ने,
तो इसमें ये गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। देखो वल्लभाचार्य, ये कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर जो साम्राज्य हुआ था उसमें वैष्णव जो संप्रदाय था उसकी स्थापना और कृष्णी भक्ति पर इनके द्वारा उस टाइम बल दिया गया था। देखो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है, याद रखना, अलवार संतों के द्वारा ही किया गया था। भक्ति आंदोलन का याद रखना। देखो अलवार को याद रखना, ये विष्णु भगवान के भक्त हुए। ठीक है, अलवार विष्णु भगवान के भक्त और नयनार ये हुए शिव भगवान के। ठीक है, देखो नयन से ऐसे समझ सकते हो कि शिव भगवान के 3 नेत्र हैं यानी नयन है, तो नयनार शिव जी से संबंधित हैं, शिव के भक्त, और अलवार विष्णु के भक्त पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य होता है। दूसरा है डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है। देखो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। शेयर बाजार में कारोबार कराने के लिए डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है यानी अनिवार्य है ये, तो ये पहला तो इसमें निश्चित सही है। दूसरा है डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है, तो ये भी ठीक है, दोनों ही सही हैं। देखो डीमैट खाता मान्यता प्राप्त ब्रोकरेज फर्म अथवा कोई बैंक द्वारा खुलवाया जा सकता है। यह खाता एक प्रकार का आवासीय खाता होता है, इतना समझ लेना। तो समझ सकते हो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई। विमल जालान मल्होत्रा, MB नायर समिति, ऊषा थोराट समिति। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मल्होत्रा समिति। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI की स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी, याद रखना। देखो इस समिति का गठन किया गया था 1993 में, लिख देता हूँ 1993 में। और इस समिति को जो गठित करने का जो उद्देश्य है इसके बारे में समझो कि पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमिक नियमन व संवर्धन करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। देखो बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से 1999 में IRDAI की स्थापना की गई, जो एक नियामक निकाय है। कैसा निकाय है ये IRDAI नियामक, और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। और मल्होत्रा समिति 1993 की है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखो ये तो काफ़ी कॉमन है, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, स्पेशली उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में ही अधिक वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। और तकरीबन जो यहाँ पर वर्षा होती है 185 सेंटीमीटर के करीब वार्षिक वर्षा होती है। देखो सबसे कम उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में वर्षा होती है, तकरीबन 50 से 55 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यानी पश्चिमी साइड में भारत के चलोगे तो वर्षा की मात्रा कम ही होती जाती है। और जो पूर्वी यानी पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, मेघालय जो क्षेत्र है भारत का, उस साइड में सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिनराम और चिरापुंजी जो मेघालय में क्षेत्र पड़ते हैं, विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण 1987, 85, 88 या 89। देखो इसकी स्थापना की गई 1987 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना यानी अधिनियम की स्थापना 1987 में की गई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के समस्त जो जनपद हैं उसमें 3-3 स्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है। याद रखना इस चीज़ को कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 3-3 स्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है। देखो ये जो अदालतें हैं, इन अदालतों में दीवानी, फौजदारी, इसके अलावा चकबंदी, इसके अलावा राजस्व, विवाह, तलाक वगैरह आदि सभी मामलों पर विचार किया जाता है, समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह निम्न में से कौन सा है। थारू, बुक्सा, गोंड, माहीगीर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी करो, आंसर भी साथ ही साथ बताओ सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है उत्तर प्रदेश में। देखो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो गोंड है। कौन सा है, गोंड। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ये जो जनजाति है ना, ये ऑस्ट्रेलॉइड जो नस्ल है एवं द्रविड़ परिवार जो है उसकी जनजाति है, याद रखना।
देखो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे डॉक्टर BS गुहा हुए हैं, उन्होंने जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें मानव जनसंख्या को 6 मुख्य प्रजातियों में बांटा है। जैसे उसमें से एक पहली उन्होंने बांटी, पहली को रखा उसको नीग्रोटो या नीग्रो कहा उन्होंने, दूसरी आद्य ऑस्ट्रेलोइड कहा, तीसरी मंगलोइड, चौथी भूमध्य सागरीय, पांचवी चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या लघु शीर्ष, और सबसे एंड में उन्होंने नॉर्डिक को रखा। ठीक है, तो समझ सकते हो उसी में से एक है, ये काफ़ी फेमस है, ऑस्ट्रेलोइड नस्ल और द्रविड़ परिवार की जनजाति है जो ये गोंड है, याद रखना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना। आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1976, 83, 89 या 94 में? देखो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना 1994 में की गई। 2007 में इस संस्थान का आगे फिर पुनर्गठन किया गया था, याद रखना 1994 में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो इस संस्थान को स्थापित करने का जो उद्देश्य है ना, महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषाओं का प्रसार प्रचार करना है। राज्य की 2 आधिकारिक भाषा वर्तमान में है, एक तो है हिंदी, दूसरी है उर्दू, इन दोनों को याद कर लेना। अब देखो सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करो, एक साइड में पर्यावरणीय समस्याएं लिखी हुई हैं, एक साइड में उनके कारकों के नाम लिखे हुए हैं। देखो अनिम्नीकरणीय प्रदूषण, अनिम्नीकरणीय प्रदूषण किस वजह से होता है? देखो अनिम्नीकरणीय प्रदूषण जो है एल्युमिनियम के बर्तन, इसमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्युमिनियम के बर्तनों की वजह से। और भी बताऊं इसके बारे में, एल्युमिनियम के बर्तन के अलावा पारे के जो यौगिक या फिर कांच और जो प्लास्टिक वस्तुएं उनके प्रदूषण को बढ़ावा देती है ये, याद रखना। तो समझ सकते हो अनिम्नीकरणीय प्रदूषण एल्युमिनियम के बर्तन, पारे के यौगिक, कांच, प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं सभी से अनिम्नीकरणीय प्रदूषण होता है। दूसरा इसमें ओजोन छिद्र का बढ़ना। तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसमें, ये ओजोन परत के लिए काफ़ी हानिकारक है, इसको प्रतिबंधित भी किया जा चुका है। ठीक है, ये ओजोन छिद्र के लिए यानी काफ़ी उत्तरदायी है, इसी की महत्वपूर्ण भूमिका है ओजोन छिद्र में वृद्धि होने के लिए। इसके अतिरिक्त देखोगे आप तो जो फ्रीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, AC वगैरह होते हैं, ये सभी से निष्कर्षित गैस होती है, निष्कर्षित होती है यानी सभी से निकलती है। देखो रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है इसका सही जवाब मिलान होगा 2, यानी आयनीकारी विकिरण। आयनीकारी विकिरण जो है इसके प्रमुख कारण हैं जैसे कि एक्स किरणों का उत्सर्जन, देखा होगा आपने, जलीय प्रदूषण देख लो, फ्लूओराइड्स, जलीय प्रदूषण, फ्लूओराइड्स जो जलीय प्रदूषण के कारकों में गिने जाते हैं। इससे युक्त देखोगे जो प्रदूषित जल होता है, अगर उसको पियोगे आप, अगर उसको प्रयोग में लोगे तो फ्लूओरोसिस जो रोग हो जाता है फ्लूओराइड्स के मिलने से, यानी इससे युक्त जल को पीने से हो जाता है। तो समझ सकते हो। देखो A का 4 हो गया, B का 3, C का 2, इसका 1, 4 3 2 1, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, कथन और कारण देख लो। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है। दूसरा है यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? देखो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1988 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। दोनों सही है ये। यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। देखो ये दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। आगे देखो, इसमें देखो निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है इसमें कपूर एक पौध उत्पाद है। कपूर एक पौध उत्पाद है क्या? देखो कपूर के बारे में बात करें, कपूर एक प्रकार के पेड़ जिसका नाम है कैम्फर लारेल, उसकी लकड़ी से बनाया जाता है। तो समझ सकते हो ये पौध उत्पाद ही है, तो इस वजह से ये पहला तो सही है। किससे बनाया जाता है? कैम्फर लारेल है एक वृक्ष का नाम, उसकी लकड़ी से बनाया जाता है। लिख देता हूँ, देखो ये है कैम्फर,
कैम्फर लारेल, ठीक है, याद कर लेना। इस वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है कपूर। दूसरा इसमें वनीला एक कृत्रिम उत्पाद है। देखो वनीला कृत्रिम उत्पाद है, ये कृत्रिम उत्पाद नहीं है, ये पादपों से ही प्राप्त होता है, ठीक है। वनीला आर्जित जो कुल के पौधे हैं उसी से प्राप्त होता है और ये कृत्रिम उत्पाद नहीं है, ये प्राकृतिक ही है। तो समझ सकते हो ये भी गलत है इसमें। देखो ऊर्ध्वपातन का महत्वपूर्ण उदाहरण है कपूर, इसको याद रख लेना, यानी स्वतः ही गायब हो जाता है, यानी ठोस पदार्थ का स्वतः ही गैस में यानी वायु में बदल जाना, गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कपूर। नमक भी है, आयोडीन वगैरह जो नमक है वो भी है इसका ऊर्ध्वपातन का। तो देखो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आमाशय के जठर रस में उपस्थित HCl आमाशय की pH को 1.5 से 2.5 बनाए रखता है, परंतु आमाशय की भित्ति तथा ग्रहणी को नहीं पचाता है। क्या ये सही है? देखो ये सही है पहला। दूसरा है आमाशय आंतरीय भित्ति के एंजाइम की सुरक्षा गोबलेट कोशिका अग्नाशय द्वारा बाइकार्बोनेट से, ब्रूनर ग्रंथि द्वारा स्रावित श्लेष्मा व बाइकार्बोनेट से की जाती है। देखो ये भी सही है, यानी आमाशय आंतरीय भित्ति के एंजाइम की सुरक्षा गोबलेट कोशिका अग्नाशय द्वारा बाइकार्बोनेट से, ब्रूनर ग्रंथि द्वारा स्रावित श्लेष्मा व बाइकार्बोनेट से की जाती है, ठीक है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है इसकी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें देखो सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करो। देखो एक साइड में व्याधि लिखी हुई है, एक साइड में उसके कारण लिखे हुए हैं। मेरेस्मस रोग, देखो मेरेस्मस रोग क्यों होता है? देखो मेरेस्मस रोग जो होता है बच्चों के जो भोजन है अगर उसमें प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाएगी तो मेरेस्मस रोग हो जाएगा, ठीक है। तो एक का तो होगा एक क्वासी ये प्रोटीन की कमी से होता है, यानी प्रोटीन अल्पता से, तो इसका भी यही हो जाएगा दो। टीबी रोग जो होता है ये जीवाणु द्वारा होता है, या इसे क्षय रोग भी कह सकते हो, और ये संचरणीय रोग होता है, याद रखना। इसका 3 हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी ये विषाणु से होता है, ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 इसके सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? डाक और टेलीग्राफ, कृषि, मत्स्यिकी, लोक स्वास्थ्य। बताइए 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कौन सा एक विषय सम्मिलित है? देखो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसी में से पूछा है। देखो इसमें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है डाक और टेलीग्राफ ये संघ सूची में शामिल है, बाकी ये कृषि, मत्स्यिकी, लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची में शामिल हैं। ये तीनों किस में है? राज्य सूची में, याद रखना। ऊपर वाला डाक और टेलीग्राफ जो है ये संघ सूची में है, यानी राज्य सूची का मतलब समझ लो, राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। संघ सूची में वो विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार के पास हो, यानी केंद्र सरकार के पास। समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिनमें दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है, याद रखना, दोनों के पास अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो निम्नलिखित में से पूछा है राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है राज्य वित्त आयोग, याद रखना। आर्टिकल 243 आई में दिया हुआ है इसके बारे में। केंद्र में 280 में वित्त आयोग है, याद रखना, ठीक है, समझ सकते हो इसके बारे में। देखो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा 5 वर्षों के लिए। कितने दिन के लिए? 5 वर्षों के लिए। और इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करो। देखो सूचियों के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, इनको तो आप निश्चित किया करो,
क्योंकि 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, ये पूछे जाते हैं। 8-9 क्वेश्चन आर में आते हैं। देखो भारतीय संविधान के लक्षण है एक साइड में, और एक साइड में संबंधित देश या स्रोत देश लिखे हुए हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखना मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता भी, स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार भी, और प्रस्तावना का विचार यानी स्वतंत्र न्यायपालिका भी, और जो देखो न्यायिक पुनरावलोकन करने की जो शक्ति है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। राष्ट्रपति का पद भी लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी लिया गया है यहाँ से। लेकिन राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, ये बता सकता है कोई? देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, याद रखना। देखो अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का दोनों का लिया गया है। महाभियोग राष्ट्रपति पर जो चलता है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वो जो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है वो भी लिया गया है यहाँ से, तो समझ सकते हो। अब ये देखो आपात उपबंध देखो आपात उपबंध ये जर्मनी के संविधान से लिए गए, तो इसका भी मिलान ठीक है, 2 हो जाएगा। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध यानी आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। जैसे आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, एक 352 है, उसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया हुआ है। देश में 3 प्रकार के आपातकाल यानी आपात उपबंधों के बारे में प्रावधान किया हुआ है। 352 में, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में दिया हुआ है वित्तीय आपातकाल। देखो केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा के संविधान से लिए गए। कनाडा के संविधान से केंद्र राज्य संबंधों को लिया गया है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से और क्या लिया गया है? देखो इसी में समझ लो कि केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से, जैसे अर्धसंघात्मक सरकार, सशक्त केंद्र, संघात्मक शक्तियाँ, ये सभी कनाडा के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से यानी इंग्लैंड के संविधान से। इसमें आप देखोगे तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता भी ली गई है, और विधि का शासन भी लिया गया है, और आपकी जो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ली गई है। सर्वाधिक मतों की प्राप्ति के आधार पर जो चुनाव में जीत होती है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ना। तो इसका मिलान बिल्कुल सही दिया हुआ है, 1 2 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। राष्ट्रपति की इच्छा से राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, यदि तो किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछ करे। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, याद रखना ये बिल्कुल सही है इसके बारे में। और देखो राज्यसभा उपस्थित और मतदान जो देने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे या फिर संकल्प पारित कर दे तो ही संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, याद रखना। देखो आर्टिकल 1 249 उसमें ये उपबंध किया गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार कौन सा प्राप्त नहीं है? देखो इसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो विदेशियों को बता दूं, आर्टिकल 14 याद कर लेना, फिर 20 पर पहुंच जाना डायरेक्ट। 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये आर्टिकल जो हैं ये दोनों के लिए हैं, नागरिक और विदेशी दोनों के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें पहला है विधि के समक्ष समानता। तो ये आर्टिकल समानता का अधिकार देखा होगा 14 से 18 तक दिया हुआ है, तो 14 में दिया हुआ है ये विधि के समक्ष समानता। जैसे आर्टिकल 14 जो है उसमें विधि के समक्ष समानता के बारे में प्रावधान दिया हुआ है, और यह नागरिक और अनागरिक दोनों के लिए है। जैसे कि भारत में वह सभी लोग चाहे वो नागरिक हों चाहे अनागरिक हों कानून की नज़र में सभी समान माने जाएंगे, ये आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। लेकिन देखो इसका अपवाद भी हैं कुछ, कि जैसे आर्टिकल है 361 उसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति और राज्यपालों के बारे में उनको विशेष संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 361 में। ठीक है, ये अपवाद है इसका। इसके अलावा आर्टिकल 105 भी है, उसको भी समझ लेना। जो संसद के सदस्य हैं
उनको भी कुछ परिस्थितियों में विशेष संरक्षण दिया हुआ है। एक आर्टिकल 194 और है, इसमें विधानमंडल के जो सदस्य हैं, यानी जैसे केंद्र में तो हो गया वो आपका संसद के सदस्य, इसी प्रकार विधानमंडल के सदस्य हो गए, तो उनको भी कुछ परिस्थितियों में विशेष संरक्षण है। ठीक है, तो देखो ये पहला तो विदेशियों को है। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो मैंने बताया था 14 से आप 20 पर पहुंच जाना डायरेक्ट, लेकिन ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 में दी हुई है, तो ये विदेशियों को नहीं है, तो जवाब इसका तो यही हो जाएगा। देखो 19 के बारे में करें, वाक एवं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसका उल्लेख है आर्टिकल 19 में। ठीक है, देखो प्रेस की स्वतंत्रता इसी में दी हुई है, सूचना का अधिकार भी है, जानने का अधिकार भी है, और आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी है। देखो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार पहले नहीं था, ये नवीन जिंदल बनाम जो भारत मामला हुआ था उसमें भारतीयों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा विदेश भ्रमण कर सकते हो, शांत रहने का भी अधिकार है, देखो विचारों के प्रसार का भी अधिकार दिया हुआ है इसमें। लेकिन अपवाद यह है कि आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हो, अगर करते हो तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। ठीक है, देखो एक आर्टिकल है 19 का 2, उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसको प्रतिबंधित करने का उल्लेख किया हुआ है 19 के 2 में। तीसरा है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यानी इसे ऐसे कह सकते हो जीवन जीने का जो अधिकार है, आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, और इसी में निजता का अधिकार भी शामिल कर लिया है। ठीक है, देखो आर्टिकल है 358, याद रखना आर्टिकल जो 358 कहता है कि आपातकाल की स्थिति हो जाएगी तो राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले आर्टिकल 19 को ही निरस्त किया जाएगा, जबकि आर्टिकल 359 कहता है, 359 आर्टिकल 359 कहता है कि आपातकाल की स्थिति में 20 और 21 को छोड़ करके सभी अनुच्छेदों को निरस्त किया जाएगा। 358 के अनुसार तो 19 को निरस्त किया जाएगा, और 359 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की स्थिति में 20 और 21 को छोड़ करके सभी को निरस्त किया जाएगा, याद रखना। देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी काफ़ी फेमस है, ये मौलिक अधिकारों में तीसरा मौलिक अधिकार है, 23-24 आर्टिकल में दिया हुआ है। जैसे 23 में मानव तस्करी और बलात् जो श्रम है उस पर रोक लगाई गई है, 24 आर्टिकल है उसमें बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों सब कुछ अच्छे से समझाया मैंने, उम्मीद है अच्छे से समझे भी होंगे। कल मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक शेयर भी कर दो। बाय।